हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के एमआरएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रही थी। इसमें रीजनिंग एबिलिटी के हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें कि पीजीटी का और टीजीटी का, ये 2 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो आपका अकाउंटेंट का पेपर है। इसमें अकाउंटेंसी में जो 20 क्वेश्चंस हैं आपके, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं। अलग अलग जो भी इसमें सिलेबस है आपका, उससे पैटर्न से अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे गए थे, और काफ़ी हाई लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, या फिर अकाउंटेंट की, या फिर किसी भी और एमआरएस में आपने फॉर्म फिल किया हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें भी। और ये वाला पेपर बहुत ही अच्छा है। ऑनेस्टली आप एक बार वीडियो पूरी देखिए, आपको खुद लास्ट में लगेगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा है। और अगर ऐसा फील होता है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ईच कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, डिसाइड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद नीचे जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपसे ये कहा है कि ये बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट जो होता है वो क्या सफिशिएंट है, ये दोनों अलग अलग या फिर दोनों मिला करके आप आंसर दे पाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपका, किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ये जिस भी बच्चे ने सॉल्व किया था वो ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व है, तो उसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट जो दे रखा है, जो मेन आपका निकालना है कि अलग अलग वजन वाले एम एन ओ पी और क्यू आर में सबसे कौन भारी है, सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन है, किसका सबसे ज़्यादा वेट है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला इसमें जो स्टेटमेंट है कि एन एम से भारी है परंतु क्यू से हल्का है। एन इज हैवियर दैन एम बट लाइटर दैन क्यू। और जो सेकंड है, उनमें से केवल 2 ओ से हल्के हैं, ओनली 2 ऑफ देम आर लाइटर दैन ओ। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एन एम से भारी है परंतु क्यू से हल्का है, तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, एन जो है वो एम से भारी है, तो यहाँ पर एम को हम यहाँ पर लिखते हैं अगर, और एन क्या है, एम से भारी है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एन आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है पर तो वो क्यू से हल्का है, तो क्यू क्या हो जाएगा, एन से ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो ये पहले स्टेटमेंट से हमको क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी हमको ये नहीं पता चला कि सबसे भारी कौन है। उसके बाद दूसरा जो है कि ओनली 2 ऑफ देम आर लाइटर देन ओ, इनमें से केवल 2 जो हैं वो ओ से हल्के हैं। अब यहाँ पर ये तो कह रहा है कि 2 जो हैं, अब वो कौन से 2 हैं इसके बारे में नहीं बताया, या वो कौन से 2 जो हैं वो ओ से हल्के हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पर तो ओ आ गया, फोर्थ प्लेस तो ओ की हो गई, हमको ये क्लियर हो गया। लेकिन जो बाकी के जो 2 हैं, उनको उनकी प्लेस क्या होगी ये हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो पी बाई, यहाँ पर पी भी हो सकता है और आर रह जाता है, तो यहाँ पर आर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आर आपका सबसे लास्ट में हो और यहाँ पर उसके बाद पी हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही कि लास्ट में एंड में कौन आ रहा है, क्योंकि ये जो 2 स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं ये हमारे से। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे मेनली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ये सॉल्व होगा, लेकिन एक चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रही, सबसे लास्ट में कौन सा है, सबसे हैवियर कौन सा है। पी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर उनके बारे में उन पे देखते हैं, तो यहाँ पर जो एमआरएस ने इसका आंसर माना है ऑफिशियल आंसर की में, उनके अकॉर्डिंग जो है वो थर्ड वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों कथनों को मिलाकर ही आप आंसर दे पाएंगे। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा हैवी कौन है। तो यहाँ पर जो एमआरएस ने आंसर इसका दिया है, आंसर की में माना है, वो थर्ड ऑप्शन माना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट होना चाहिए था कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है फोर्थ वाला ही होना चाहिए था। आप लोग भी ने भी सॉल्व किया है, तो बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों को एक साथ भी लगा ले तब भी हमको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सबसे ज़्यादा वेट किसका है, कौन सबसे ज़्यादा हैवियर है। तो इस वजह से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन
जो कि एमआरएस ने माना है, मेरे अकॉर्डिंग 4 होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन-सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ईच कंटेनिंग सम इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपके दो वही स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पर आपको उससे ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रो, कि कितने स्टूडेंट हैं वो किसी एक रो में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो उसे देखिएगा। तो अमित हु इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड इज 9 टू द लेफ्ट ऑफ रेखा हु इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। अमित जो बाएं छोर से 7वें स्थान पे है, वह रेखा से बाईं ओर 9वें स्थान पे है और रेखा दाएं ओर से 15वें स्थान पे है। तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि दो स्टेटमेंट है तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे या इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अमित जो बाएं छोर से है तो इस एंड से आपका क्या हो जाएगा, अमित आ रहा है 7th प्लेस पर है। यहाँ पर उसका जो स्थान है वो बताया हुआ है, ये कहाँ पर है, वो 7th प्लेस पर क्या हो जाएगा, अमित हुआ जा रहा है। ए लिख देते हैं। और उसके बाद कह रहा है वह रेखा से बाईं और 9वें स्थान पे है और रेखा से बाईं ओर, अब इसमें हम 9 और प्लेस अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो 16th आ रहा है, एक वो खुद हो जाएगा, तो 15th प्लेस जो होती है वो किसकी हो जाती है, रेखा की हो जाती है। और इधर से भी क्या बता रहा है कि और रेखा दाएं छोर से 15वें, और इधर से भी रेखा का क्या है, कौन सा स्थान है, वो 15th है, जो कि आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन है, दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ में आपके 7 प्लस 9 प्लस 15 और 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रेखा को 2 बार इधर से भी काउंट है उधर से भी काउंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल कितना आ जाएगा, आपका 30 आ जाएगा। तो पहले वाले से हमको पता चल गया कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं। ये इस वाला स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, कह रहा है कि नरेश शशि के बाईं ओर 7वें स्थान पर है और शशि दाएं छोर से 11वें और बाएं छोर से 20वें स्थान पे है। तो इसको भी आप इसी तरह जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट की तरह, तो इससे भी आपका आंसर क्या होगा, क्लियरली निकल आएगा। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट हैं आंसर देने के लिए। दोनों से ही हमें पता चल जाएगा कि उस रो में कितने स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शंस जो आपके दे रखे हैं कि द स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। सेकंड द स्टेटमेंट सेकंड अलोन, तो ये वाला भी नहीं है। बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, टुगेदर की हमें नीड ही नहीं है, अलग अलग ही सफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यही फोर्थ वाला क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व ना भी करते, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते, तो भी आपको समझ में आ जाता कि दोनों अपने आप में सफिशिएंट है आंसर करने के लिए कि उस रो में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। काफ़ी बड़े-बड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, पढ़ने में थोड़ा-सा टाइम जाएगा, तो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपको। नेक्स्ट है टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एंड दे आर लेबल्ड एज असर्शन एंड रीज़न। एक आपका अभिकथन है और दूसरा आपका तर्क दे रखा है। इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से आपके कथन और तर्क दे रखे थे। और यहाँ पर जो कह रहा है कि रिवर नर्मदा फ्लोज ईस्टवर्ड, नर्मदा रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। क्या कह रहा है कि जो नर्मदा है नदी पूर्व की ओर बहती है, नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। तो पहला कथन जो ये कह रहे हैं कि नर्मदा नदी पूर्व की ओर बहती है, तो दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। दो ऐसी नदियां हैं, ये नर्मदा तो लिखा ही हुआ है और यहाँ पर ताप्ती जो है, ये दोनों ही नदियां जो होती हैं कहा जाता है उल्टी दिशा में बहती हैं। मतलब कहने का है कि ये वेस्ट में बहती हैं, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं और ये अरब सागर में मिल जाती है। तो तर्क तो सही है, लेकिन जो उसका कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट है, तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, गलत हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है पर आर गलत है, ये तो गलत ही हो जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि ए सही है, ए गलत है, परंतु आर सही, यही आपका आंसर है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस को में यहाँ पर आपका सिर्फ रीजनिंग नहीं थी, थोड़ी-सी आपकी ये भी चेक कर रहा है कि आपको कितनी जनरल अवेयरनेस आपकी अच्छी है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड है। एक ही क्वेश्चन में कई तरह से आपको चेक किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए कि नर्मदा नर्मदा नदी जो है वो किस तरफ से बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो अकाउंटेंट में जो रीज़निंग पूछी गई थी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। यहाँ पर अगर क्वेश्चन अच्छे से विज़िबल नहीं है तो मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों को, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंटिंग टू अ बॉय, प्रियंका सेड, "ही इज़ माय हस्बैंड्स ओनली डॉटर्स फादर, अ फादर इन लॉ सन एंड सन्स सन। हाउ द फादर ऑफ द बॉय रिलेटेड टू प्रियंका?" एक लड़के की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा है कि वह मेरे पति की इकलौती बेटी के पिता के ससुर के बेटे का बेटा है। लड़के के पिता का प्रियंका से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको फिगर बनाना पड़ता है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करके किसने कहा है? प्रियंका ने कहा है। यहाँ पर हम प्रियंका को मान लेते हैं, ये है प्रियंका और एक लड़के की तरफ इशारा करके कह रही हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ये बॉय है, इसकी तरफ इशारा करते हुए प्रियंका कह रही हैं। अब यहाँ पर ही इज़ माय हस्बैंड्स ओनली डॉटर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह मेरे पति की इकलौती बेटी के पिता के ससुर के बेटे का बेटा है। वह मेरे पति की, तो सबसे पहले इनके हस्बैंड हो जाएँगे यहाँ पर, ये हस्बैंड हो गए। इकलौती बेटी, इनकी हस्बैंड की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? इनके हस्बैंड की इकलौती डॉटर का मतलब ये हो जाएगा कि इनकी भी क्या है? इनकी भी ये डॉटर है। उसके बाद कह रहा है कि बेटी के पिता के ससुर, बेटी के पिता तो इनके हस्बैंड ही हो गए, उन्हीं की बात की जा रही है। अब उनके ससुर, उनके फादर इन लॉ का क्या मतलब हो जाता है? उनके फादर इन लॉ का मतलब हो जाता है कि ये इनके ही फादर हैं, प्रियंका के ही फादर की बात की जा रही है। पिता के ससुर के बेटे का, अब इनका जो बेटा होगा, इनका जो बेटा है यानी कि जो सन है, वो सन क्या हो जाएगा? इनके भी पिता हैं ये और इनके भी पिता हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? भाई-बहन हो जाएँगे। ब्रदर सिस्टर का जो है रिलेशन है, ससुर के बेटे का बेटा। अब ये जो है, ये जो बॉय था, ये इनका बेटा था। तो यहाँ पर लड़के के पिता का प्रियंका से क्या संबंध है? तो ये जो है, इनका प्रियंका से क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये दोनों आपस में भाई-बहन हैं। लड़के के पिता का प्रियंका से, तो क्या है? भाई है, ब्रदर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन थर्ड वाला होगा। तो इसी तरह से आपको बना करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको फिगर बनाना है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपके 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। कौन क्या है 2 स्टेटमेंट आइए देखते हैं। असर्शन ए है कि द लाइफ स्पैन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज़ इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जनसंख्या का जीवन स्तर बढ़ा है। रीज़न क्या दे रखा है? द मेडिकल फील्ड हैज़ एडवांस एंड नाउ हैव प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर डिसीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स, मलेरिया दैट अकाउंटेड फॉर हाई परसेंटेज ऑफ डेथ्स अर्लियर। क्या कह रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है और चेचक, मलेरिया जैसी बीमारियां जिनके कारण पहले बहुत अधिक प्रतिशत मौतें होती थीं, उनकी अब रोकथाम और चिकित्सा प्राप्त है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब जब से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से क्या हुआ है कि इंडिया में जो स्पैन ऑफ पॉपुलेशन है, भारत के लोगों का जीवन का विस्तार है वो बढ़ा है। ऐसे बढ़ा है कि अब मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं, जिससे कि लोगों में जो नॉर्मल बीमारियाँ होती थी, एक टाइम आपको पता होगा, अगर आप अपने घर में पूछिएगा, ये चेचक है, मलेरिया है, बहुत हाई लेवल पे फैला रहता था, बहुत ज़्यादा लोग इससे बीमार होते थे। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले कोविड आया था, तो वो सब हम लोग ही साक्षी हैं, हम लोग ने ही देखा है कि क्या सिचुएशंस कैसी रही हैं। तो अब उन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक उनकी जो है कुछ ना कुछ क्योर बन चुका है। इस वज़ह से क्या अब रोकथाम हो गई है, सुधार हुआ है। तो यहाँ पर ये कथन भी सही है और उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो भी हमारा करेक्ट है। तो अगर आंसर देखें कि क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कि ए एंड बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखना होता है कि कथन भी सही होना चाहिए, तर्क भी सही है और साथ-साथ तर्क जो होता है वो उस कथन से रिलेटेड होना होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन ए होगा, नहीं तो अलग-अलग भी आंसर हो सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सॉल्व किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 एथलीट्स रीच्ड फाइनल लैप ऑफ ए रेस ईच एट डिफरेंट टाइम। रवि इज इमीडिएटली बिहाइंड प्रमोद बट इमीडिएटली अहेड ऑफ सुरेश। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 7 खिलाड़ी हैं दौड़ के अंतिम चक्कर में अलग-अलग समय पर पहुँचते हैं। रवि प्रमोद के तत्काल पीछे किंतु सुरेश के तत्काल आगे है। आलोक नरेश के तत्काल आगे है और नरेश प्रमोद से तत्काल आगे है। गौरव तत्काल पीछे है ललित से, जो अंतिम से दूसरा है। ललित सुरेश के तत्काल पीछे है। यानी कि आलोक इज़ इमीडिएटली अहेड ऑफ नरेश, हू इज़ इमीडिएटली अहेड ऑफ प्रमोद। गौरव इज़ इमीडिएटली बिहाइंड ललित, हू इज़ सेकंड फ्रॉम द लास्ट। ललित इज़ इमीडिएटली बिहाइंड सुरेश।
हु इज़ द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, सामने से तीसरे स्थान पर कौन सा है। तो इसके लिए हमको इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बताया वैसे वैसे इसको फॉलो करना है। क्या कह रहा है कि रवि जो है वो प्रमोद के तत्काल पीछे किंतु सुरेश के तत्काल आगे है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, प्रमोद को लिखते हैं। यहाँ पर प्रमोद को शॉर्ट में लिख देते हैं। प्रमोद यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रवि जो है प्रमोद के पीछे है, तो रवि कहाँ हो जाएगा, इनके जस्ट पीछे हो जाएंगे रवि। उसके बाद क्या कह रहा है कि किंतु सुरेश के तत्काल आगे है, तो यहाँ पर रवि की बात की जा रही है, तो ये सुरेश क्या हो जाएंगे, रवि के पीछे हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि आलोक नरेश के तत्काल आगे है, आलोक जो है नरेश के, उसके बाद आगे देखते हैं, और नरेश जो है प्रमोद से तत्काल आगे, नरेश जो है प्रमोद के आगे, तो प्रमोद के आगे कौन हो जाएगा, यहाँ पर नरेश हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, आलोक जो है वो नरेश के भी आगे है, तो यहाँ पर नरेश के आगे कौन हो जाएंगे, आलोक हो जाएंगे। सौरभ तत्काल पीछे है ललित से, जो अंतिम से दूसरा है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, अंतिम से दूसरे नंबर पे कौन है, ललित है, तो यहाँ पर ललित सुरेश के तत्काल पीछे, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर ललित आ जाएंगे। उसके भी पीछे कौन हो जाएगा, उसके भी पीछे हो जाएंगे सबसे लास्ट में गौरव। तो कुछ इस तरह से हमारा सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी एथलीट हैं, वो अपनी रेस में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन कह रहा है सामने से तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है, तीसरे पे आ रहे हैं प्रमोद। तो एक आंसर क्या होगा, ये जो प्रमोद है ये तीसरे स्थान पे आ रहे हैं। एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड वाला होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉलो करते जाना है, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन में बताया हुआ है ऐसे वैसे फॉलो करते जाइए और आपका आंसर निकल आएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला। यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से मैं आप लोग को समझा रही हूँ, जितना ईजी समझा सकते हैं जिससे कि आपको ईजी लगे। और कैसे सॉल्व की जाती है रीजनिंग, बाकी जिनको अच्छे से प्रैक्टिस है वो बहुत ही स्पीड से सॉल्व कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल ही रीजनिंग में डर लगता है, नहीं समझ में आता, उनको भी मेरी वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अभी यहाँ पर ये सीरीज दे रखी है, आपको इसमें निकालना है कि यहाँ पर कौन से लेटर्स आएंगे यहाँ पर। तो कौन कौन से दे रखे हैं, एक बार इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ZBKI है यहाँ पर, XDHM है, ये F है आपका, VFEQ है, TH है यहाँ पर, और ये B दे रखा है, THBU हो जाएगा यहाँ पर, PLVC ये दे रखे हैं यहाँ पर आपके लेटर्स, और यहाँ पर बीच में स्पेस है। अब आपको इसी को बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर जो बच्चे हिंदी से भी देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए, सेम ही दे रखा है यहाँ पर भी, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से विजिबल है। तो इसमें निकालने के लिए हमें देखना होगा कि आपस में कितनी दूरी पर कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो Z है, X है, उसके बाद V है, यानी कि पीछे से चल रहा है। Z के पीछे अगर आप जाएंगे तो 2 अंक पीछे जाएंगे तो ZX हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 26 है, ये 24 है, और यहाँ पर ये कितना है, ये 22 हो जाएगा, ये आपका 20 आएगा, और यहाँ पर 18 नंबर जो होगा, 18 पे क्या है, 18 पे R आता है, यहाँ पर लिख देते हैं 18 पे R आता है, और P जो है वो 16 नंबर पे है, यानी कि -2 का चल रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे आप नेक्स्ट वाले में, तो B है, D है, यानी कि यहाँ पर B का 2 नंबर है, D 4 नंबर पे आता है, ये 6 नंबर पे आता है, ये आपका 8 पे आता है, यहाँ पर 10 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर का आने के लिए 10 पर क्या हो जाता है, J आ जाता है 10 पर। तो यहाँ तक अगर आप ऑप्शंस में देखें अभी तक, तो यहीं से भी आप जो होते हैं, सबसे पहला वाला जो होगा वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में देखते हैं K और H। K और H में अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ यहाँ पर जा रहा है, H 8 होता है, H की अगर प्लेस की बात करें तो 8 होती है, और K की क्या हो जाती है, यहाँ पर ये आपका पीछे की तरफ को जा रहा होगा। E जो है यहाँ पर E5 होता है, K की यहाँ पर हो जाती है 11, तो -3 जो है वो चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर B दे रखा है, B की क्या हो जाती है, सेकंड है, तो यहाँ पर और अगर आप पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 करिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर Y, -3 करने पर Y आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे, सेकंड वाला बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो दे रखा है। अब लास्ट वाले ऑप्शन पे हमें जाना पड़ेगा इसको आगे निकालने के लिए, जो कि क्या दे रखा है आपका। उसके बाद अगर देखेंगे तो आई दे रखा है, ये आई की क्या होती है, जो 9 होती है, आई 9 नंबर पे होता है।
इसमें आपको जितने अच्छे से ABCD में याद होंगे, जैसे कि A1, B2, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, उतना ही आसान होगा आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को स्पीड से सॉल्व कर लेना। C3 हो जाएगा, D4 होगा, इस तरह से याद कर लिया और साथ-साथ अपोज़िट वर्ड भी याद कर लीजिए। जैसे A का अपोज़िट क्या होता है? Z होता है। B का क्या होता है? Y होता है। इस तरह से याद कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसके बाद यहाँ पर जो देखेंगे तो I9 होगा, M क्या हो जाएगा? M12 हो जाता है, तो +4 का चलेगा यहाँ पर। इसमें अगर +4 में देखेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करते-करते जो आएगा आपका y ही आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड वाला होगा। तो थोड़े-से टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से याद होगा या फिर कभी-कभी अपोज़िट में भी हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो ये वाला भी इस तरह से भी दे रखा हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बस थोड़ा-सा आपको ऐसे याद करना होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको आपको बैठाना होगा। तो यहाँ पर डी, ई, एफ, जी, जे, के और एल, यहाँ पर 7 फ्रेंड्स हैं। इनको आपको सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं और एक कहाँ बैठे हैं, ये एक सर्किल में बैठे हुए हैं। एक टेबल है, सर्कुलर है, उसमें यहाँ पर हम कर लेते हैं और 7 फ्रेंड्स हैं, तो सातों का आपको पोज़ीशन बना लेनी है। तो यहाँ पर सॉल्व करते टाइम हमारे लिए आसान रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह से। बट नॉट नेसेसरी, तो वो तो क्लियर ही होता है, किसी ऑर्डर में नहीं होंगे। जे इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल एंड एफ। जे जो है वो एल और एफ का इमीडिएट जो है वो पड़ोसी है, नेबर है। तो यहाँ पर इसको हम जे को यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ैक्टली कहाँ पे बैठे हैं नहीं पता है, तो यहाँ पर हम जे को मान लेते हैं। और क्या कह रहा है कि ये किसका पड़ोसी है? एफ और किसका? एल का। तो यहाँ पर हम एफ और एल को बैठा लेते हैं। उसके बाद कह रहा है जी इज़ नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ नॉर ई। जो जी जो है वो एफ और ई के पास नहीं बैठेगा। तो एफ है तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बैठने वाला, जी जो है, जी यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठेगा और ई का भी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि ई जो है वो जी के पास नहीं बैठेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि हु इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हैज़ डी एंड ई एज़ इमीडिएट नेबर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, के जो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब यहाँ पर के जो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, डी और ई का निकटतम पड़ोसी। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप जी को यहाँ पर ऑप्शंस में जी यहाँ तो नहीं बैठ सकता। अगर हम जी को यहाँ पर बैठाते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो जी के बाईं ओर, अब जी का बाएँ की तरफ हम देखें तो सर्किल है, तो किधर चलेगा? इस साइड जाएँगे तो लेफ्ट चलेगा और इस तरफ ऊपर की तरफ आप जाएँगे तो राइट की तरफ जा रहे होंगे। तो यहाँ पर जी के बाएँ तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अगर हम यहाँ पर जी को बिठाएँगे, अब अगर हम बाएँ तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बैठ रहा है, जो के है, तो ऑप्शंस में आपके कह रहा है कि के जो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर डी और ई को हम नहीं बैठा सकते, ज स्पेस नहीं होगा, प्लेस नहीं होगा उनके बैठने के लिए। तो जी हमारा कहाँ जाएगा? जी हमारा यहाँ पर बैठेगा। जी कहाँ पर हो जाएगा? तो अब आपको जी का प्लेस मिल गया कि जी हमारा कहाँ पर होगा। उसके बाद अब ऑप्शंस में जो आपकी दे रखी है कि के जो है वो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो जी का बायाँ दूसरा कहाँ हो जाएगा? ये वाला प्लेस हो जाएगी के की। अब क्या कह रहा है? डी और ई के निकटतम पड़ोसी हैं कौन? के जो जी के बाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पे, डी और ई का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर डी कहाँ पर होगा? यहाँ पर ई आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक कंडीशन दे रखी थी कि जी जो होगा वो एफ और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, तो देख सकते हैं आप जी जो है एफ और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के निकटतम बाईं ओर कौन, दाईं ओर कौन बैठा हुआ है राइट साइड में, तो जी का दायां कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। एल जो है वो जी के राइट साइड में बैठा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। तो इस तरह से आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले होते हैं क्वेश्चंस, और जब राउंड में दे रखा होता है, सर्किल में बैठा हुआ दे रखा होता है, तो सबसे ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको एक स्क्वायर में बताया होता है और वहाँ पर सेंटर में और जो कॉर्नर पे अलग-अलग बैठे होते हैं, अलग-अलग उसमें फेसिंग किए होते हैं, तो वहाँ वाले क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होते हैं। जो प्रीवियस वीडियो जो टीजीटी की मैंने सॉल्व कराई थी, वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 friends J, K, L, M, P, Q and R are sitting in a row facing east. K is sitting between Q and J. यहाँ पर भी क्या बताया है कि
एक पंक्ति में बैठे हैं, 7 मित्र हैं, पूर्व की दिशा में ईस्ट की तरफ फेस किए हुए हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि के, क्यू और जे के बीच में बैठा हुआ है। आर, एम के तत्काल बाएँ हैं, जे और एम के बीच 2 मित्र बैठे हैं, जे के तत्काल दाएँ और जो है वो एल है, के और पी के बीच 2 मित्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट में जो चीज़ें दे रखी वहाँ से शुरुआत करते हैं कि के इज़ सिटिंग बिटवीन क्यू एंड जे। के जो है वो क्यू और जे के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर के हो गया और यहाँ पर क्यू आ गया और ये हो गया जे। उसके बाद क्या कह रहा है कि आर एम के तत्काल बाएं बैठा, तो आर और एम के बारे में अभी कुछ नहीं बताया है, उसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। जे और एम के बीच 2 मित्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जे और एम के बीच में 2 मित्रों की बात की जा रही है। तो एम को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो इस साइड से भी बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी ये नहीं पता है कि ये तीनों जो बैठे हुए हैं वो किस प्लेस पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम साथ में सेकंड कंडीशन को भी लेकर के चलते हैं, क्यू हो गया, के हो गया, जे। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जे और एम के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये 2 लोग हो गए और यहाँ पर एम आ गया। एक कंडीशन ये हो गई आपकी और सेकंड कंडीशन ये वाली दे हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जे के तत्काल दाएँ ओर एल है। जे के दाएँ ओर कौन बैठा है? एल बैठा है। इमीडिएट बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम एल को बैठा देते हैं और यहाँ पर भी एल आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? के और पी के बीच 2 मित्र बैठे हैं। के यहाँ पर हो गया और पी, के और पी के बीच में 2 मित्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे के और पी के बीच में, तो पी यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर अगर हम देखें तो पी यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है? तो यहाँ पर अब कौन रिमेनिंग रह जाता है? आर है। आर के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट कहा था कि आर एम के तत्काल बाएँ बैठा है। आर जो है वो एम के, अब आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, कोई स्पेस ही नहीं बच रहा है आर के बैठने के लिए, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। अब यहाँ पर जो कह रहा था आर एम के तत्काल बाएँ हैं, तो यहाँ पर आर जो होगा वो तत्काल बाएँ बैठ जाएगा एम के, तो ये वाली कंडीशन हमारी सही है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अब ये 7 फ्रेंड्स थे आपके, सातों बैठ चुके हैं। हू इज़ सिटिंग बिटवीन एम एंड के? एम और के के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो एम और के के बीच में कौन है? एम और के के बीच में क्यू बैठा हुआ है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन थर्ड होगा। तो दोनों कंडीशन को साथ में लेकर के चलिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता और एक बार आप कन्फ्यूज़ हो गए तो वहाँ पर समझ में कुछ नहीं आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, दोनों कंडीशन साथ में लेके चलिए, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमारी ये वाली कंडीशन गलत हो गई और ये वाली सही हो गई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन वाला है। सविता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम मॉल एंड वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 90 मीटर, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। आफ्टर दैट शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 70 मीटर। शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर एंड रीच हर होम। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज हर होम फ्रॉम द मॉल? यहाँ पर क्या कह रहा है? जो सविता है वो मॉल से प्रारंभ करके 10 मीटर जो चली है, किस दिशा में चली है यहाँ पर? तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कह रहा है कि ये समझ लीजिए यहाँ पर मॉल है, यहाँ से सविता चल रही हैं, कहाँ तक गई हैं? 10 मीटर तक गई हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद वो जब मुड़ेगी तो कितना चलेगी? 90 मीटर चलेगी। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलती है। उसके बाद फिर यहाँ से अगर वो लेफ्ट साइड मुड़ेगी तो वो 40 मीटर इस तरफ चल रही है। उसके बाद क्या कह रहा है? इसके पश्चात वह फिर बाईं ओर मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। फिर यहाँ से उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो इस साइड की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर कितना चलती है वो? 70 मीटर चलती है। उसके बाद क्या कह रहा है? अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर और चलती है। तो नेक्स्ट वो फिर बाईं ओर मुड़ी। अब ध्यान दीजिएगा 40, तो यहाँ तक 40 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? और 10 मीटर चलती है, तो ये हो गया 10 मीटर पूरा। यहाँ पर वो पूरा 50 मीटर चली है। अब क्या कह रहा है कि और अपने घर, अब यहाँ पर कहाँ आ गई? यहाँ पर उसका घर है। ये उसका प्यारा सा घर हो जाता है जहाँ पर वो पहुँच जाती है। अब ये क्या कह रहा है कि मॉल से उसका घर कितनी दूरी पर है? तो ये वाली जो दूरी है यही आपका आंसर है। अभी कितनी दूरी कैसे निकालना है? ये टोटल आपका कितना दे रखा था? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा था 90 मीटर और उसके बाद यहाँ तक जो आपका पॉइंट तक आ रहा है, तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों लाइनें इक्वल आ रही हैं 70-70 की। तो कितना रिमेनिंग बच जाता है? रिमेनिंग बच जाता है 20 मीटर्स। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? ये वाला भी आ जाएगा 20 मीटर। और ये किस डायरेक्शन में? तो आप देख रहे हैं इस तरफ इसका घर है और ये कौन सी डायरेक्शन है? तो अगर आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि उसका घर किधर है, साउथ की तरफ है, यानी कि दक्षिण की तरफ है 20 मीटर पर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड वाला होगा। अब यहाँ पर थोड़ा-सा जो बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे तो वो सीधे-सीधे ये देखेंगे कि इस तरफ जा रही है तो आपका वेस्ट होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि वो कहाँ पर, ये पूछ रहा है कि जो मॉल है उससे उसके घर की दिशा क्या है और कितनी दूरी पर है। तो उसकी दिशा क्या है, वो हो जाएगी साउथ, और कितने डिस्टेंस है, तो 20 मीटर्स का है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को आपको एग्ज़ाम में ध्यान में रखना है, नहीं तो वहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका अ, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ पर ऑथर दे रखा है, फीमेल है और डॉक्टर्स हैं। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेल डॉक्टर्स आर अथर। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कितने जो मेल डॉक्टर हैं वो अथर भी हैं। तो यहाँ पर तो महिलाओं के बारे में दे रखा है, लेखक हैं और ये चिकित्सक हो जाएँगे। तो कितने पुरुष चिकित्सक जो हैं वो लेखक भी हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लेखक की बात हो रही है और ये चिकित्सक होंगे। तो ये वाला जो सिर्फ़ 10 नंबर है वो दोनों को ही कवर कर रहा है। बाकी इसमें अगर इस तरफ जाएँ तो फीमेल हो जाएँगी, तो फीमेल को नहीं देखना हमें, यहाँ मेल पूछा गया है, तो सिर्फ़ 10 आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी वाला होगा, 4th वाला हो जाएगा। ये वाले तो बहुत ही ईज़ी है, सबसे ईज़ी क्वेश्चन यही वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन वाला है कि जे प्लस के मीन्स क्या हो जाएगा, इज द ब्रदर ऑफ के, यानी कि प्लस का साइन है तो ब्रदर है। जे माइनस के मीन्स जे इज द डॉटर ऑफ के, माइनस का साइन है तो डॉटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन है तो फादर है, और यहाँ पर 3 ही दे रखा है। अब आपको निकालना है कि इफ़ वी प्लस के माइनस एच इंटू डब्लू, हाउ इज़ वी रिलेटेड टू डब्लू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या कहा है कि वी प्लस के, वी जो है वो के का भाई है, यहाँ पर वी लिख लेते हैं और ये हो जाएगा के। वी जो है वो के का क्या है, भाई है, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो गया और यहाँ पर भाई लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, जे माइनस के मीन्स जे इज़ द डॉटर ऑफ के। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो के जो है वो एच की क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। तो यहाँ पर एच हो जाएगा और ये उसकी डॉटर है। तो यहाँ पर प्लस का साइन कर लीजिए और यहाँ पर ये डॉटर लिख लेते हैं, या पुत्री लिख सकते हैं आप। उसके बाद कह रहा है कि एच इंटू डब्लू, एच डब्लू की यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, तो एच जो होगा वो डब्लू का पिता है। तो एच जो है वो डब्लू का पिता है, तो यहाँ पर डब्लू और आ जाएगा और ये फादर इनके हो जाएँगे। तो ये तीनों ही क्या हैं, आपस में भाई-बहन हो रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि वी किस तरह से डब्लू से रिलेटेड है, तो वी डब्लू से किस तरह से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, उसका ब्रदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा था कि वी जो है वो भाई है। यहाँ पर इसी के बारे में बताया हुआ है, डब्लू के बारे में हमको कुछ ये तो नहीं बताया है कि सिस्टर है कि क्या है, यहाँ वी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ब्रदर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। सिलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये जो सीरीज दे रखी है, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है आपको पता करना है कि क्या होगा। तो सीरीज में आप देख रहे होंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, काफ़ी बढ़ रही है। तो यहाँ पर जब इस तरह का हो तो उसमें मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। एडिशन भी किया गया, मल्टीप्लाई भी। कैसे किया गया, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे +3 चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 45 में आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको फ़ॉलो कर रहे हैं तो 1 और 3 2 के गैप पर चल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या प्लस करना होगा, 5 प्लस करना होगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 185। अब लेकिन यहाँ पर दूसरा वाला भी कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 4 है, तो अगर यहाँ पर 6 करते हैं मल्टीप्लाई, 185 में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा 1110 आता है, बिल्कुल आ जाएगा 1110। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 185 ही क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आपको एडिशन पे बेस्ड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होते हैं, डिवाइड पर भी कभी-कभी होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से सीरीज़ आपकी आगे बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन एन ऑफिस कविता सीट इज टू द साउथ ऑफ छाया सीट, या फिर प्रिया सीट इज टू द ईस्ट ऑफ छाया सीट। यहाँ पर सबकी बताया हुआ है कि किसकी सीट किसकी है,
किस तरफ है, आपको उनको पूरा एक फिगर बनाना है, उससे आपका आंसर निकलेगा कि एक कार्यालय में कविता की सीट जो है छाया की सीट के दक्षिण में है। आइए साथ-साथ इसको सॉल्व करते चलते हैं, ये तो पढ़ने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि छाया की सीट के दक्षिण में है कविता की सीट। तो अगर हम कविता की सीट यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गई कविता, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला फिगर ज़रूर याद रखना है। ये ईस्ट हो जाता है, ये हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। इसको आपको ज़रूर याद रखना है, इसके बिना आप इस तरह के क्वेश्चन है या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो अगर यहाँ पर देखें कविता की जो सीट है वो छाया की सीट के दक्षिण में, तो यहाँ पर ये हमारा हमने जो बनाया है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हमारी कविता की सीट हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपकी छाया आ जाएँगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रिया की सीट जो है छाया की सीट के पूर्व में है। छाया के अगर आप देखेंगे ईस्ट में, तो ईस्ट इधर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएँगी, ये हो जाएगी प्रिया की सीट। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये जगह पर हो जाएगी किसकी, जो मृणाल है, उनकी सीट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर सारी फ्रेंड्स जो थी ऑफ़िस में, वो कहाँ-कहाँ पर किसकी सीट है, उसका आपने पूरा एक मैप तैयार कर लिया है। अब कह रहा है कि यदि प्रिया की सीट से मृणाल की सीट की दूरी, प्रिया की सीट से जो मृणाल की सीट की दूरी है, कविता की सीट की छाया से छाया की सीट की दूरी के बराबर है। इन दोनों के बराबर ये दूरी है, तो मृणाल की सीट छाया की सीट से किस दिशा में है? मृणाल की जो है, ये जो मृणाल है, इनकी सीट जो है, वो छाया की सीट से, तो आप इस तरह से अगर इसको देखेंगे, यहाँ से इसको लेकर के हम चलते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करिएगा तो किस तरफ जाएगा, तो ये जो है आपकी नॉर्थ और इसमें देखेंगे तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शन बहुत करेक्टली पता होना चाहिए और ये इस तरह से आप मैप अच्छे से तैयार कर लें, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट। यहाँ पर आपकी जो ये जो स्टेटमेंट है, इसमें आपस में रिलेशन एक बताया हुआ है, उसको देखकर आपको कंक्लूजन निकालना है कि क्या क्या इसमें ऑप्शंस फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। दोनों भी हो सकते हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं, या कोई एक ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन हम देखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली पूरा एक बना दिया है, तो हमको कुछ अलग से बनाना नहीं है। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है, उसमें क्या है कि एन जो है वो एक्स से छोटा है। तो आप एन और एक्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपस में ये एन हो गया और ये एक्स हो गया। तो यहाँ पर एक्स जो है वो वाई से छोटा है ज़ेड, तो यहाँ पर एन जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एन छोटा है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। सेकंड में क्या कह रहा है, पी बड़ा है एक्स से, तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर जो साइन लगे हैं वो पी की तरफ ही क्या है, बता रहे हैं, तो ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज़ ट्रू। फर्स्ट वाला रॉन्ग है आपका, सेकंड वाला ही सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला यानी कि सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा-सा फिगर को बनाना पड़ेगा आंसर तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट जो बनेगा आपका, पी पी इज़ लेस दैन जी, आर इज़ ग्रेटर दैन टी, जी इज़ इक्वल टू आर। इसको जब आप बनाएँगे तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले पी और जी के बारे में बताया है, तो ऐसे लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है कि जी इज़ इक्वल टू आर, थर्ड वाला लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट में क्या है, आर इज़ ग्रेटर दैन टी, तो यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका फिगर तैयार हो गया। अब देखते हैं इसमें जो आपके दे रखे हैं, टी जो है वो जी से छोटा है। क्या टी जी से छोटा है? तो यहाँ पर बिल्कुल जो टी है वो जी से छोटा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है कि पी जो है वो बड़ा है, जी छोटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उल्टा दे रखा है, तो ये वाला गलत है। जी छोटा है और पी बड़ा है। नेक्स्ट वाला जो है, आर इज़ ग्रेटर दैन पी, यानी कि आर बड़ा है, पी छोटा है। तो यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर दे रखा है, साइन जो है वो आर की तरफ है। तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन-कौन से ऑप्शंस करेक्ट होते हैं? फर्स्ट और थर्ड वाला। अब आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं नीचे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन-सा करेक्ट हो रहा है, किस तरह कुछ ऐसा हमारा फिगर जो था वो बना था, इस तरह से। और कौन-सा ऑप्शन करेक्ट था? तो हमारा ये फर्स्ट वाला करेक्ट था, सेकंड गलत था और थर्ड वाला था। तो ऑप्शंस में अगर आप देखिएगा तो थर्ड नंबर वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। यहाँ पर सेकंड वाला गलत है, पहला और तीसरा वाला हमारा सही है। बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है,
यहाँ पर आपका एक वेन डायग्राम दे रखा है, किससे रिलेटेड है कि सोलर सिस्टम, जुपिटर, यूनिवर्स। 3 चीज़ें होती हैं सोलर सिस्टम, जुपिटर और यूनिवर्स। आपको बताना है इसमें से कौन-सा फिगर जो होगा उसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शंस क्योंकि बहुत दूर-दूर दे रखे हैं तो पूरा एक बार में नहीं आ पा रहा है। इसमें थर्ड वाले को आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो होती है वो हमारी, ये समझ लीजिए कि बड़ी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में क्या होता है, इस यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम आता है, ये हमारा सोलर सिस्टम हो जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर हमारा क्या आता है, ये उसके बाद इसके अंदर हमारा ये जुपिटर आ जाता है। तो ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा हो जाएगा। तो इसका फिगर कौन-सा करेक्ट है, ये थर्ड वाला जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यही फिगर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके वही स्टेटमेंट वाला है और उसमें कुछ असम्पशन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो पीक्यूआर नगर में विद्यालय और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण साक्षरता दर बहुत कम है। ये बताया हुआ है कि एक कोई नगर है पीक्यूआर, वहाँ पर विद्यालय और यानी कि वहाँ पर स्कूल्स बहुत कम है और साथ ही ट्रेन टीचर्स भी नहीं अवेलेबल है। इस वजह से वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ही कम गया है। अब उसके लिए असम्पशन क्या दिए गए हैं कि नोबडी इन द टाउन इज़ एजुकेटेड, नगर में कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो ये वाली बात ही गलत कह दी गई है कि पूरी तरह से कि अगर स्कूल्स नहीं होंगे या फिर वहाँ पर टीचर बहुत एजुकेटेड नहीं है तो वहाँ पर पूरा नगर ही शिक्षित नहीं होगा, ये तो गलत ही है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन द सिटीजन्स आर पुअर इन दिस टाउन, शिक्षा के अभाव के कारण नगर के नागरिक जो हैं वो गरीब हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी गलत कह रहा है, क्योंकि आपको जो स्टेटमेंट दिया था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो नाइदर असम्पशन 1 नॉर सेकंड इज इम्प्लिसाइड, यहाँ पर दोनों ही क्या हो रहे हैं, इस पर लागू नहीं होते। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 वाला होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ही ईज़ी हैं, हम लोग को सॉल्व ही नहीं करना होता। ये वाला क्वेश्चन भी आपका वेन डायग्राम वाला है। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर। इसको अगर आप फिगर बनाते हैं इसका तो क्या बनेगा, सम यहाँ पर इस तरह से कुछ फिगर बनना है। ये हो जाएंगी आपकी बुक्स और ये हो जाएंगी पेंसिल्स। उसके बाद क्या कह रहा है, सम पेंसिल्स आर इरेजर, तो यहाँ पर ये वाला इसी में और ऐड हो जाएगा, सम पेंसिल्स आर इरेजर हो जाए। ये बुक हो गई, ये पेंसिल हो गई और ये इरेजर हो गई। अब यहाँ पर क्या आपकी कंक्लूजन है, सब इरेजर्स आर बुक, कुछ जो है इरेजर्स जो हैं वो बुक है। तो इरेजर और बुक में आपस में कोई रिलेशन नहीं दे रखा। नो बुक इज इरेजर, कोई भी बुक जो है वो इरेजर नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। वो एक में कह रहा है कि कुछ बुक्स जो हैं वो इरेजर हैं और दूसरे में कह रहा है कि कोई भी बुक इरेजर नहीं है। तो या तो आपका पहला वाला कंक्लूजन करेक्ट हो सकता है या तो दूसरा वाला। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो ओनली कंक्लूजन 1 ये तो गलत है, सेकंड वाला फॉलोज़ गलत है, बोथ तो फॉलो कर ही नहीं रहे, दोनों में से कोई एक ही फॉलो कर सकता है। कभी-कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पर आपको, वैसे इसको जो सॉल्व किया जाता है AEI करके बनाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा-सा लेवल उसका हाई हो जाता है, वो नेट वगैरह में यूज़ किया जाता है, जो नेट का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है उसको। यहाँ पर इतने हाई लेवल में नहीं आप चाहिए, सिंपल सा समझ लीजिए कि दोनों में से कोई एक ही चीज़ करेक्ट हो सकती है, या तो कुछ बुक्स जो होंगी वो इरेज़र होंगी या तो कोई भी बुक नहीं है। जब कह रहा है कि कोई भी बुक नहीं है तो कुछ वाला ऑप्शन अपने आप ही गलत हो जाता है। तो या तो नाइदर कंक्लूजन वर्ड नॉर सेकंड फॉलोज़, दोनों में से कोई एक ही निष्कर्ष जो होंगे वो फॉलो करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ईच ऑफ 6 टीचर्स MNPQS and T हैव देयर क्लासेस ऑन 6 डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 टीचर्स देर हैं, ईच ऑफ 6 टीचर्स, ये टीचर्स के नाम दे रखे हैं मैंने PQS करके। यहाँ पर ये डिफरेंट डेज़ में वीक में क्लासेस ले रही हैं, उनका जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे से होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे। ये 6 दिन जो क्लास ले रही हैं वो। उसके बाद क्या कह रहा है, सैटरडे ऑफ द सेम वीक बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर तो सेम नहीं होगा, वो तो हमें सॉल्व करना है। ओनली 2 टीचर्स हैव क्लासेस बिफोर एन, एन से पहले केवल 2 ही टीचर क्लास लेती है, तो एन किस दिन लेंगे, डब्ल्यू यानी कि वेडनेसडे में लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, एस हैज़ द क्लासेस ऑन ट्यूसडे एंड क्यू हैज़ द क्लासेस ऑन सैटरडे। कि जो एस है वो किस दिन क्लास ले रहे हैं, एस क्लास लेंगे मंगलवार को, तो यहाँ पर एस हो जाएंगे ट्यूसडे के दिन, और क्यू किस दिन ले रहे हैं, सैटरडे में ले रहे हैं, तो क्यू हो जाएंगे सैटरडे में। तो ये 3 की तो एग्जैक्टली खुद ही बताया था कि किस डेज में लेंगे ये।
उसके बाद कह रहा है केवल एक शिक्षक की कक्षा एम की कक्षा के पश्चात है। एक ही शिक्षक की है तो यहाँ पर क्यू की लास्ट में रह जाती है, तो एम कहाँ पर आ जाएंगे, फ्राइडे वाले दिन पे आ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि पी की कक्षा एम और एन की कक्षाओं के बीच में नहीं है, तो ये एन है और ये एम है, और इस एम एन के बीच में पी नहीं आ रहे, तो पी कब आएंगे, मंडे में आएंगे। अब कौन सा रिमेनिंग रह जाता है, वही हमारा थर्सडे के दिन आ जाएगा, टी रह जाता है। अब सबके डेज हमने बता दिए कि कौन सा टीचर किस दिन में क्लास ले रहा है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा था कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द क्लास ऑन मंडे। मंडे के दिन, सोमवार के दिन किसकी क्लास है, किसकी क्लास है सोमवार के दिन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी की क्लास हो जाएगी मंडे के दिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला, यानी कि पी की क्लास हो जाएगी मंडे के दिन। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड वाला। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो आपके अकाउंटेंट के पेपर में रीजनिंग से पूछे गए थे। बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके जो वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ शेयर करिए आप लोग अपने ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहाँ पर भी आप ऐड हों। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। इसी तरह के और भी जो आपके पेपर्स हुए हैं उनमें जो रीजनिंग पूछी गई है वो भी मैं लेकर के आऊँगी आप लोग के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।